नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीएजी के बारे में। किसके बारे में? सीएजी के बारे में। कल के वीडियो में हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में जानकारी ली और स्टेट में जो होते हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आज के जो वीडियो में हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं सीएजी यानी ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि जो वित्त का कार्य करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में जो भी वित्त का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, सीएजी की शपथ किसकी लेता है और कौन दिलाता है, और कार्यकाल कितना होता है, उसका वेतन कितना होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी है, क्योंकि हमने जो भी शुरुआत की है शुरू से अनुच्छेदों से लेकर हम संघ सरकार का धीरे धीरे वर्णन कर रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इनका वर्णन कर चुके हैं। हम जो ये लास्ट वीडियो होगा केंद्र सरकार वाला, इसके बाद में हम राज्य सरकार या राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे कि राज्यों में कैसे मुख्यमंत्री होते हैं, कैसे राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं सीएजी के बारे में जानकारी। तो सीएजी क्या होता है? सीएजी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सीएजी के नाम से बोलते हैं हम। और सीएजी का वर्णन अनुच्छेद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन है, यानी कि 148, 149, 150 और 151 तक किसका वर्णन है? हमारे सीएजी का वर्णन है। सीएजी का वर्णन किसमें है? 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक सीएजी का वर्णन है। तो हमारे जो वर्तमान में अभी सीएजी हैं वो 2020 से बने हुए हैं। वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब देखते हैं हम कि लोकतंत्र होता है क्या होता है? एक डेमोक्रेसी होती है किसी भी राष्ट्र में। तो डेमोक्रेसी को चलाने के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 चीज़ों की या 4 व्यवस्थाओं की बहुत ही आवश्यकता होती है, और वो भी ईमानदारी से कार्य करे, उनको स्वतंत्रता हो। जिनमें पहला हमने लिया था न्यायपालिका। न्यायपालिका इसके बाद में दूसरी स्टेज पर जो होते हैं हमारे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आपको पता ही है कि निर्वाचन आयोग क्या होता है? निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय होता है, इस पर किसी की कार्रवाई या दबाव नहीं दिया जा सकता। यह अपना निर्णय क्या करता है? अपना निर्णय प्रत्यक्ष निर्णय करता है, इसमें किसी का दखलंदाजी नहीं होती है। तो दूसरी चीज क्या होगी? चुनाव आयोग, यानी कि चुनाव आयोग सही रूप से कार्य करेगा तो उस राष्ट्र का विकास होगा। क्या होगा? उस राष्ट्र का विकास होगा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट आती है बात, वो वित्त से संबंधित आती है। वित्त धन से संबंधित आती है। धन का लेखा जोखा रखने का कार्य, धन को कैसे कहाँ खर्च किया गया उसका विवरण, वो अकाउंटिंग का कार्य, वो ऑडिटिंग का कार्य। तो वो ऑडिटिंग का कार्य के लिए मेन चीज होती है सीएजी। क्या होती है? सीएजी। सीएजी उसका मुख्य होता है। अगली बात आती है कि देश में अच्छे यानी सही लोगों का चयन किया जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक और चीज होती है, वो हमारी यूपीएससी होती है। क्या होती है? यूपीएससी। ये क्या है? सही लोगों का चयन कराएगी, तभी हमारे राष्ट्र का विकास होगा, तभी हमारे राष्ट्र में सही तरीके से शासन व्यवस्था चलेगी। तो हमने देखा कि लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, जो सत्ता का शासन होता है, सत्ता की शक्ति होती है, या लोगों का शासन होता है। तो लोगों का शासन होता है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में जनता का शासन है, तो जनता का शासन में हमको जनता के लिए न्याय प्रदर्शित किया जाएगा या न्याय दिलाया जाएगा, या किसी भी तरह से अन्याय नहीं किया जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट है न्यायपालिका होना। क्या इम्पोर्टेंट है? न्यायपालिका का होना बहुत ही जरूरी होता है एक राष्ट्र के लिए। तो न्यायपालिका। दूसरी बात आती है कि जिस भी राष्ट्र में कोई सी भी पार्टी हो या कोई से भी दल हो, या उनके लिए जो भी चुनाव वगैरह का कार्य कराएंगे, तो वो क्या होगा? एक तरह से निर्विरोध, यानी कि बिल्कुल सही निर्णय दिया जाएगा, यानी कि कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं की जाएगी। उसके लिए चुनाव आयोग का
बिल्कुल सही होना या प्रत्यक्ष रूप में अपने प्रदर्शन करना, यानी कि किसी भी प्रकार की उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मशीनों में जो भी चुनाव कराए जाते हैं वीवीपैट के द्वारा, तो उनमें भी किसी तरह की क्या नहीं होनी चाहिए, छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। तो उसके लिए चुनाव आयोग हमारे देश में होना जरूरी है। इसके बाद में CAG धन का वित्तीय आय और व्यय जो भी हो रहा है, राज्यों में कितना दिया जा रहा है, उसका विवरण रखने के लिए हमारे CAG का भी एक तरह से ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में यूपीएससी जिसमें IPS IFS जो भी IRS जो भी भर्तियां होती है वो सही ईमानदार लोगों की भर्ती होनी चाहिए, तभी हमारी कार्यपालिका का जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको सही तरह से लागू किया जाएगा। तो हमारे देश में लोकतंत्र को चलाने के लिए इनकी बहुत ही जरूरी आवश्यकता होती है। तो चारों चीज होना जरूरी है। इनमें से मेन इंपॉर्टेंट होती है CAG, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो CAG का वर्णन अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन दिया गया है, अपने CAG का वर्णन दिया गया है। CAG को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं। इसका इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से हम जानते हैं। ये अनुच्छेद 148 के तहत क्या होगा, एक CAG होगा। क्या होगा, एक CAG होगा, एक लोक लेखा नियंत्रक अधिकारी महालेखा अधिकारी होगा। ठीक है, ये बात हमको क्या करनी है, ये बात हमको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 148 में एक हमारे देश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो एक महालेखा परीक्षक या CAG बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ों को हमको जानना है। यानी कि कौन कौन सी उसकी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए उसमें। तो योग्यता के संबंध में संसद निर्धारित करेगी, यानी कि एक जो CAG होता है उसकी योग्यता का वर्णन हमारे बिल्कुल संविधान में कहीं भी दिया नहीं गया है। उसका निर्णय कौन करेगी, उसका निर्णय निर्धारण करने का कार्य, उसकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए हमारी संसद उत्तरदायी है। तो उसकी योग्यता के लिए कौन उत्तरदायी है, तो CAG की योग्यता के लिए संसद निर्धारित करेगी। संसद निर्धारित करेगी, कौन करेगी निर्धारित, संसद उसकी योग्यताओं को निर्धारित करेगी। उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगी, ये संसद निर्धारित करेगी। क्योंकि इसमें हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इसका कहीं भी वर्णन नहीं है कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगली बात आती है कि भाई साहब इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो मित्रों इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कैसे करते हैं, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, जिस भी दल की सरकार है उसकी जो मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति कौन करता है, तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, किसकी सलाह पर की जाती है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर CAG की नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी, CAG की। ठीक है, तो नियुक्ति के बारे में हमने जानकारी ली कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वह मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, इसके बाद में वह नियुक्ति करेगा। अगली बात आती है शपथ। तो शपथ अनुसूची 3 के तहत संविधान के निष्ठा की शपथ लेता है। यानी कि ये पूछ ले कि भाई साहब CAG किसकी शपथ लेता है, तो CAG जो होता है वो संविधान की निष्ठा की शपथ लेता है। संविधान के प्रति मैं निष्ठा रखूंगा, ठीक है, ये शपथ लेता है अनुसूची 3 के तहत। यानी कि और शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ जो इसकी नियुक्ति करेगा वही शपथ दिलाएगा। तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ऑथ यानी शपथ, शपथ दिलाएगा इसको राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा शपथ,
शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा किसके तहत? अनुसूची 3 के में ये दिया गया है, अनुसूची 3 में दिया गया है कि वह शपथ किसकी लेगा, यानी कि जो सीएजी होगा वह शपथ किसकी लेगा? तो वह संविधान की निष्ठा की शपथ लेगा। किसकी निष्ठा की? संविधान की निष्ठा की शपथ। संविधान की निष्ठा की शपथ लेगा। किसकी शपथ लेगा? एक जो सीएजी होगा वो संविधान की निष्ठा की शपथ ग्रहण करेगा, यानी कि जब भी शपथ लेगा वो, तो वो शपथ किसकी लेगा? शपथ लेगा वो संविधान की निष्ठा की, कॉन्स्टिट्यूशन की निष्ठा की। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति जी, अनुसूची 3 में ये कहा गया है। अगली बात आती है कि वैसा इसका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, यानी कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और कार्यकाल का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। तो जो सीएजी होता है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, उसके जो है कार्यकाल कहेंगे उसको, यानी कि कितने समय तक रहेगा, तो उसका कार्यकाल, यानी कि एक सीएजी का कार्यकाल कितना रहेगा? तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। कितने वर्ष का रहेगा? तो दोस्तों उसका कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष का। 6 वर्ष या एक और अंकित है, एक और बात, 6 वर्ष का मतलब 6 वर्ष ऐसे है कि जैसे 50 साल का बन गया तो 56 साल में रिटायरमेंट ले लेगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। लेकिन बात ऐसी है कि 65 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब समझे आप कि 65 वर्ष, यानी कि कोई व्यक्ति 64 साल में सीएजी का पद ग्रहण करता है, तो वह ये नहीं है कि भाई साहब 64 वर्ष में ग्रहण किया और वो 70 तक रह जाएगा, ये बात नहीं है। यानी कि 64 में ग्रहण किया तो वो 1 साल तक ही अपनी सेवा दे पाएगा, जबकि ये इसका मतलब क्या, वो 6 वर्ष तक, यानी कि ओनली 6 वर्ष तक, यानी उम्र 65 नहीं हुई है उससे पहले 6 वर्ष तक रहेगा। और अगर उसकी उम्र 64, 63, 62 तक पहुंच गई है तो फिर 65 की उम्र तक हटा दिया जाएगा या उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ये बात हमारे अनुच्छेद में 148 के में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो अगली बात आती है कि भाई साहब इसको नियुक्त कर दिया, शपथ दिला दी, योग्यता बता दी, कार्यकाल भी दे दिया इसको, तो अब क्या दिया जाएगा इसको? अब इसको हटाने का कार्य किया जाएगा। तो हटा कैसे सकते हैं इसको? हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि बीच में हटाने की प्रक्रिया, तो हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था उसमें अनुच्छेद 124 का भाग 4 पढ़ा था अपन ने। भाग 4 में जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया थी वो क्या प्रक्रिया थी? महाभियोग प्रक्रिया थी। तो उसी प्रकार, यानी कि उसी प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि हटाने की प्रक्रिया किसमें है? ये अनुच्छेद 124 के भाग 4 की तरह है। एक अनुच्छेद 124 के भाग 4 की तरह है हटाने की प्रक्रिया, और सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान उसको हटाने की प्रक्रिया है। किसको हटाने की प्रक्रिया है? हमारे सीएजी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही है। यानी कि जिस प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, उसी प्रक्रिया के द्वारा हम हमारे सीएजी को हटा सकते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को हटा सकते हैं। ये अनुच्छेद 124 की प्रक्रिया के तहत ही अब इनको हटाया जाएगा। अगली बात आती है कि इनको वेतन कितना दिया जाता है। तो इनको वेतन, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इनको वेतन संचित निधि के द्वारा दिया जाएगा। जो भी भत्ते वेतन दिया जाएगा वो संचित निधि के द्वारा दिए जाएंगे, जो कि वर्तमान में इनको दिए जाते हैं 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये, इनमें से इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है और इनको वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये। तो सीएजी का वेतन कितना हो गया? सीएजी का वेतन हुआ 2,80,000 रुपये। तो हमने जानकारी ली कि सीएजी की योग्यता संसद निर्धारित करेगी, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, अनुसूची 3 के तहत संविधान की निष्ठा की वो शपथ लेगा, कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 पर, जो भी पहले हो। हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही अपनाई जाएगी। इतनी हमने जानकारी ली है। इसके बाद में इसके हम देखेंगे कार्य।
तो सीएजी को हटाने की प्रक्रिया हमने देखी अनुच्छेद 124 के तहत। अब इसके जो पावर हैं, इसके जो कार्य हैं, वो क्या क्या कार्य होते हैं, तो आपको मैंने पहले ही विदित करवाया था कि इसके जो कार्य हैं वो कार्य किस प्रकार रहेंगे। इसके जो कार्य रहेंगे वो कार्य वित्त संबंधी कार्य होंगे, यानी वित्त से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो हमारे सीएजी के कार्य होंगे, यानी वित्त का आदान प्रदान करना, वित्त का लेखांकन करना, वित्त का लेखा जोखा रखना, कितना स्टेट को दिया है, किस स्टेट को कितना दिया है, उसका विवरण अपने पास रखने का कार्य किसका है, उसका विवरण अपने पास रखने का कार्य सीएजी का होता है। तो इस कार्यों में हम देखेंगे कि इसके जो कार्य हैं, मुख्य मुख्य कार्यों में हम इसका वर्णन करेंगे। तो उनमें यानी कि एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 1950 से लेकर 1976 तक, यानी कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से लेकर 1976 तक, यानी कि कितने साल हो गए, 26 वर्ष हो गए। 26 वर्ष तक क्या हुआ कि लेखांकन का जो लेखा जोखा का कार्य चल रहा था, लेखांकन व लेखा परीक्षक का कार्य, यानी कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य जो था वो साथ साथ ही करता था, यानी कि दोनों कार्यों को एक करता था, साथ साथ करते थे पहले तो जो सीएजी थे। लेकिन क्या हुआ इसके, लेकिन अब एक ही कार्य करता है, ये सिर्फ अब क्या कार्य करते हैं, ये सिर्फ अब ऑडिटिंग का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो सीजेए ये सीजेए को ये कार्य दे दिया गया है, एक पद और सृजित कर दिया गया है सीजेए के नाम से। तो वह क्या करेगा, वह भारत के संपूर्ण लेखा जोखा का कार्य देखेगा, जबकि जो सीएजी होगा वह वो कार्य भी देखेगा अकाउंटिंग का, और इधर स्टेटों का कार्य भी, यानी स्टेटों को कार्य भी वह संभालेगा कि कितना स्टेट में खर्च हुआ है क्या नहीं हुआ, उसकी जानकारी भी अपने पास रखेगा। कौन, एक देश का सीएजी, ठीक है। तो ये बात आपको करनी है, ध्यान रखनी है। 1950 से 76 तक तो वो समान कार्य करते थे, दोनों स्टेट का भी और वो भी, और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। लेकिन बात हुई कि इसके उस टाइम पे विवाद छिड़ा, और उस टाइम पे क्या है कि अलग से पद सृजित कर दिया सीजेए के नाम से, वो भारत का ही काम है, भारत की वित्तीय कार्य करेगा, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला जो कार्य देश और राज्य के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य कौन करेगा, ये देश के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य सीएजी करेगा। ये बात आपको क्या करनी है, ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य कौन करेगा, सीएजी करेगा। अगली बात आती है अनुच्छेद 150 में। तो अनुच्छेद 150 में क्या दिया गया है, लेखा का प्रारूप, लेखा का प्रारूप यानी किस तरह से हिसाब किताब रखा जाएगा, यानी कि जो वित्त है, धन है, उस धन को किस प्रकार से संजो कर रखेंगे और उसमें से कितना खर्च करेंगे, उसका हिसाब किताब रखने का कार्य अनुच्छेद 150 के तहत लेखा प्रारूप समिति के नाम से सीएजी करेगा, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151 में राष्ट्रपति लेखा प्रारूप की रिपोर्ट संसद को देता है, यानी कि अनुच्छेद 151 में क्या है कि जो सीएजी अनुच्छेद 150 के तहत जो वित्त का लेखा जोखा का प्रारूप, लेखा प्रारूप समिति बनाता है, उसका प्रारूप राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उस कार्य को, यानी लेखा प्रारूप का जो भी प्रारूप है, उस रिपोर्ट को संसद को सौंपेगी, यानी सौंपता है कौन, राष्ट्रपति सौंपता है संसद को। ये बात हमको क्या करनी है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो एक बात हमने बताई कि 1950 से 1976 तक लेखांकन और, यानी कि लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य, लेखांकन और लेखा परीक्षण, लेखांकन व लेखा परीक्षण दोनों में अंतर क्या है, आप ये पूछेंगे, लाजमी है। तो दोनों में अंतर ये है, लेखांकन में कार्य होता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जैसे मेरे से पूछेगा कोई कि यार कैसे पढ़ा रहे हैं आप, तो मैं कहूँगा कि मैं तो खुद तो कहूँगा बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ। लेकिन बात यह है कि मतलब लेखा परीक्षा का परीक्षण दूसरे परीक्षा करेंगे, और दूसरे जो हमको मेरे से नहीं पूछेंगे, वो अपने हिसाब से, यानी आप ऊपर ले लो कि आप जो देख रहे हैं तो वो आप ये समझ सकते हैं कि यार कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे। तो उस बारे में क्या होता है, वो एक तरह का परीक्षण होता है, लेखा परीक्षण का कार्य, ठीक है। तो लेखा परीक्षण का कार्य क्या है, ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का कार्य है कि यानी अकाउंटिंग का कार्य तो है कि रुपए दिले रख लिए, वो है व्यवस्थित है, तो सही है उसके हिसाब से। लेकिन इसका परीक्षण करने के लिए क्या होगी,
यानी कि एक कमेटी होती थी, उसका भी कार्य सीएजी संभालता था और ये कार्य भी सीएजी संभालता था। लेकिन क्या हुआ, इस 1975 में विवाद छिड़ा, 1975 में, और 76 में क्या हुआ कि इसको एक ही कार्य दिया गया, लेखांकन वाला। ठीक है, लेखांकन वाला कार्य दिया गया और ये कार्य था वो सीजेए को दे दिया गया, सीजेए। ठीक है, सीजेए नाम की एक कमेटी, एक पद सृजित किया गया, उसको ये कार्य दे दिया गया लेखा परीक्षण का। लेकिन बाद में 1990 में और दोबारा इसमें फेरबदल किया गया और इसके बाद में भी सीएजी को क्या दे दिया गया, दोनों कार्य करने को दे दिया गया। और अब वर्तमान में क्या करता है, वर्तमान में जो सीएजी होता है वह भारत और राज्य का क्या करता है, दोनों के अकाउंटिंग का कार्य करता है, जबकि ये कार्य है वो सीजेए करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत और राज्य, यानी कि भारत और भारत के सभी राज्यों में जो लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य होता है, जो अकाउंटिंग का कार्य होता है वो कौन करता है, भारत का सीएजे करता है। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, और लेखा परीक्षण का कार्य सीजेए जो पद सृजित किया गया वो करता है। ठीक है, देश स्तर पर ये करता है, यानी भारत में करेगा, यानी कि राष्ट्र स्तर पर करेगा बस। लेकिन जो सीएजी होता है वो क्या करेगा, वो भारत प्लस राज्यों में दोनों जगह क्या करेगा, अपना कार्य करेगा, ऑडिट या अकाउंटिंग का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अगली बात बताई थी हमने कि देश और राज्य के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य बताई दिया मैंने, लेखांकन ऑडिटिंग कार्य ये करेगा सीएजे करेगा, कैग करेगा। ठीक है, इसके बाद में 150 में हमने बताया था कि लेखा का प्रारूप, यानी किस तरह से हिसाब किताब लगाया है सीएजे ने, यानी अनुच्छेद 150 में जो सीएजी होता है, सीएजी क्या करेगा, सीएजी लेखा का प्रारूप तैयार करेगा, लेखा का यानी वित्त का, लेखा का प्रारूप यानी वित्त का प्रारूप, वित्त का प्रारूप क्या करेगा, वित्त का प्रारूप तैयार, लेखा का प्रारूप या वित्त का प्रारूप क्या करेगा, तैयार करेगा। कौन, ये वित्त का प्रारूप तैयार करेगा सीएजी। ठीक है, ये वित्त का प्रारूप तैयार करने के बाद यह क्या करेगा, अनुच्छेद इसके तहत ही दे देगा, वो यहाँ यही दे देगा, बना के अपना प्रारूप बनाए और ये दे देगा इसको राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या होता है, एक संवैधानिक प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति को क्या करता है, राष्ट्रपति को जो सीएजी होता है वह ये जो प्रारूप बनाया है, जो भी ये प्रारूप बनाया है उन्होंने, ये प्रारूप को क्या करेगा, राष्ट्रपति को सुपुर्द कर देगा। इसके बाद अनुच्छेद 151 के तहत, अनुच्छेद 151 के तहत, ये अनुच्छेद 150 बताया हमने, अनुच्छेद 151 के तहत, कौन से तहत, अनुच्छेद 151 के तहत संसद को, राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद को ये प्रारूप पूरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को क्या करेगा, इस रिपोर्ट को संसद को सौंप देगा। किसको सौंप देगा, जो राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति क्या करेगा, जो लेखा प्रारूप सीएजी ने दिया है, जो लेखा प्रारूप सीएजी ने सुपुर्द किया है, जो भी प्रारूप हिसाब किताब का जो भी प्रारूप बताया है कि देश में इतना खर्च किया हमने और इतनी निधि हमारे पास बची हुई है और इतना खर्च कर दिया है और ये किस किस में खर्च किया, उसकी रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट तैयार करके क्या करेगा, जो पूरी रिपोर्ट है वो पूरी रिपोर्ट को तैयार करके सीधा राष्ट्रपति को सुपुर्द कर देगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को सुपुर्द करेगा, सीएजी राष्ट्रपति को सुपुर्द करेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको संसद को दे देगा अनुच्छेद 151 के तहत। अनुच्छेद 151 के तहत क्या होगा, संसद राष्ट्रपति से क्या लेगी, वो रिपोर्ट, ये लेखांकन की रिपोर्ट ग्रहण करेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो हमने शुरू से बताया कि सीएजी क्या करेगा, 1950 से 1976 तक क्या हुआ, जब से भारत का संविधान लागू हुआ और 1976 तक लेखांकन और लेखा परीक्षण का दोनों कार्य, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य कौन करता था, सीएजी करता था। लेकिन क्या हुआ, इस टाइम विवाद उत्पन्न हुआ और इस विवाद को लेकर क्या हुआ कि राज्यों के लिए अलग से बनाया जाए, यानी अलग से किया जाए। तो क्या हुआ कि लेखा परीक्षण का कार्य सीजेए नाम का एक पद सृजित किया गया और वह क्या करेगा, वो भारत का कार्य करेगा, यानी राष्ट्र की जो वित्त का संबंधी कार्य करेगा। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद 1990 में दोबारा प्रक्रिया हुई कि नहीं वही करेगा। तो बात क्या हुई, लेखांकन और लेखा परीक्षण ये दोनों कार्य करने लग गया सीएजी, राज्य स्तर और भारत स्तर पर, यानी राज्य के स्तर पर और भारत के स्तर पर, यानी देश स्तर पर और राज्य स्तर पर।
अगली बात आई सीजे क्या करेगा, लेखा परीक्षण का कार्य करेगा, ओनली वो भारत के लिए करेगा, देश स्तर पर करेगा। अगली बात देखिए हमने अनुच्छेद 150, सीएजी लेखा का प्रारूप तैयार करेगा, एक समिति के माध्यम से प्रारूप तैयार होगा और वित्त का प्रारूप तैयार होके वह राष्ट्रपति को सुपुर्द करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 151 के तहत संसद को सुपुर्द करेगा अपनी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लेखा प्रारूप की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को क्या करेगा, उस लेखा प्रारूप की रिपोर्ट को, वित्त रिपोर्ट को वह संसद को सुपुर्द करेगा और संसद उस पर देखेगी कितना भार खर्च हुआ है, कितना भार बचा हुआ है, जो भी बात है वो संसद निर्णय लेगी। तो हमने देखा यहाँ तक सीएजी के जो भी कार्य थे। एक बात और देख लेते हैं, लोक लेखा समिति होती क्या है, कितने सदस्य होते हैं इसमें, इस बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति कौन सी समिति, लोक लेखा थोड़ा है। तो जो लोक लेखा समिति होती है वो लोक लेखा समिति में क्या होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्यों को उनमें लिया जाता है और 22 सदस्यों में से क्या होता है, 15 जो सदस्य होते हैं वो अलग कमेटी के होते हैं और 7 सदस्य अलग कमेटी के होते हैं। तो पूरे कितने सदस्य होते हैं, पूरे 22 सदस्यों की एक लोक लेखा समिति होती है जो रिपोर्ट सीएजी को देती है। और सीएजी क्या होता है, इस समिति का प्रधान होता है और इस समिति का प्रधान होने के कारण वह क्या करता है, जो भी रिपोर्ट तैयार होती है उस रिपोर्ट को क्या करता है, राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति का क्या कार्य होता है, लोक लेखा समिति का वही कार्य होता है जो सीएजी करता है। मतलब बात वही है, सीएजी का कार्य को बांट दिया गया है और वहाँ क्या के कार्य को मतलब अच्छी तरह से कर लिया जाता है। ज्यादा सदस्य होंगे तो जल्दी कार्य होगा, क्योंकि वित्त का कार्य आप जानते हैं थोड़ा डिले होता है। तो सीएजी जी की जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं 22। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक में तो होते हैं 15 सदस्य और एक में होते हैं 7 सदस्य। कितने सदस्य, 15 सदस्य और 7 सदस्य। और ये सदस्य क्या करते हैं, ये लोक लेखा जो समिति होती है वह वित्त संबंधी जो भी प्रावधान करती है, वित्त संबंधी जो भी नियम निकालती है, वित्त संबंधी प्रावधानों को क्या करती है, सीएजी को सौंपती है। और सीएजी क्या करता है, राष्ट्रपति को सुपुर्द कर देता है। किसको सुपुर्द कर देता है, राष्ट्रपति को सुपुर्द कर देता है और राष्ट्रपति संसद को सुपुर्द कर देता है। तो इस प्रकार हमने आज सीएजी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो जान ली है। और एक बात और देख लेते हैं कि वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है। तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू ये क्या है हमारे, ये सन 2020 से है, ये सन 2020 से हमारे देश में है। कौन, ये सीएजी की पोस्ट पर है। किसकी पोस्ट पर है, सीएजी का पद ग्रहण कर रखा है इन्होंने, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हमारे सीएजी हैं, कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल है। ठीक है, तो आज हमने भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसके बारे में जानकारी ली। इससे संबंधित अनुच्छेद 149 देखा, अनुच्छेद 150 देखा, अनुच्छेद 148 भी देख लिया हमने, उसकी नियुक्ति वगैरह, और अनुच्छेद 151 हमने देखा है। तो 149 में क्या था, लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य था। ठीक है, 150 में क्या था, 150 में सीएजी क्या करेगा, एक लेखा प्रारूप तैयार करेगा और वह राष्ट्रपति को देगा। 151 में क्या है कि संसद को यह पावर है, कि वह राष्ट्रपति से लेगी, प्रारूप लेगी, जो प्रारूप सीएजी ने राष्ट्रपति को दिया है। इससे लोक लेखा समिति यानी कि जो वित्त का कार्य, अकाउंटिंग ऑडिटिंग का जो भी समिति बनाई गई है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग समिति में कितने सदस्य होंगे, 22 सदस्य होंगे, 22 मेंबर होंगे। उनमें से 15 मेंबर यानी 15 मेंबर क्या होंगे, उच्च स्तर पर होंगे और 7 मेंबर निचले स्तर पर होंगे। इस प्रकार 22 सदस्य होंगे। तो धन्यवाद साथियों, और देखते रहे अपने वीडियो, आगे शेयर भी करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़े और अपन इस पर
अन्य अनेक टॉपिकों को लेकर आए। पॉलिटिकल से संबंधित सभी टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं और जो भी संविधान से संबंधित है, क्योंकि ये चैनल पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरह से समर्पित चैनल है।